कैसे बुलाया तूने? रोलेक्स। रोलेक्स। सर! अब से सर। यस सर। ओके सर। यस सर। यस सर। हेलो। केवल एक धतूरा फैक्ट्री को जलाने से सभी समस्याएं हल हो जाएगी, ऐसे सोच रहे हो क्या पार्थिवा? सॉरी लियो। इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को जलाना है। मैं कौन हूं पता चल गया? A warrior with a cause is the most dangerous soldier. Welcome to my universe. इंडियन सिनेमा में आजकल यूनिवर्स की कमी नहीं है। आए दिन नए नए यूनिवर्स खड़े हो जा रहे हैं, चाहे वो हॉरर यूनिवर्स हो या फिर कॉप यूनिवर्स या फिर अपनी हर फिल्म में बेचारे पाकिस्तान की गेंद फाड़ने वाला यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स। लेकिन अगर इंडियन सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स कोई है तो वो है एलसीयू। आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा सिनेमा लवर होगा जो एलसीयू यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स को नहीं जानता है। इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए हमने इस पर एक वीडियो पहले ही बना दी है। यूनिवर्स सीरीज की ये सेकेंड एंड कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम द फ्यूचर ऑफ एलसीयू, फैन थ्योरीज एंड स्पेकुलेशन फॉर एलसीयू, why LCU works, LCU influence from Hollywood, impact of LCU on Tamil cinema, why LCU resonate with audience, इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भैया आम का डाला जाए अचार और LCU के बारे में समझते हैं 1-2 का पूरा चार। देखो, लियो के बाद बहुत टाइम तक इस यूनिवर्स से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब जाकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लोकेश कनागराज की तीन फिल्मों की अनाउंसमेंट, जिसमें चैप्टर 0, बेंज और कूली भी शामिल। लेकिन अगर रोलेक्स यानी अपने सूर्या इस यूनिवर्स के थनोस है तो बेंज कौन है? और बेंज के अनाउंसमेंट प्रोमो में राघव लॉरेंस के हाथ में भी वही बुचर नाइफ था जो रोलेक्स के हाथ में था। तो क्या बेंज एक विलन है या फिर एक हीरो? और जैसा कि लोकेश ने कहा था कि वो सिर्फ 10 ही फिल्में बनाएंगे, तो लियो 2 का क्या होगा? और क्यों रजनी सर की कूली, जिसे भी लोकेश ही डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एलसीयू का पार्ट नहीं हो सकती है? एंड राघव लॉरेंस के बाद आमिर, प्रभास, लोकेश के साथ मिलकर कौन से अवतार में दिखने वाले हैं? देखो, इस यूनिवर्स के फ्यूचर पर बात करने से पहले इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स का एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, इस यूनिवर्स का सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आता है 2019 में, कैथी विद सूर्यास ब्रदर कार्ति। ये एक रात की कहानी होती है जिसमें कुछ पुलिस वाले एक ट्रक को पकड़ लेते हैं जिसमें ढेर सारा ड्रग्स होता है और उन सब पर स्कॉर्पियन यानी बिच्छू का मार्क बना होता है। और तुम तो समझ ही गए होंगे कि बिच्छू का मार्क किसका है। हाँ, वो सूर्या का ही माल होता है। और वो तभी एक रात पूरी जमात की वाट लगाने वाले इस यूनिवर्स के पहले हीरो की एंट्री होती है एज दिल्ली। जब यूनिवर्स का सुपर विलन रोलेक्स का आदमी अंबू के पार्टी में सारे पुलिस वालों के वाइन में कुछ मिला देता है तो वहाँ सब बेहोश हो जाते हैं। तब अपना दिल्ली पहले तो भरपेट बिरयानी खाता है, फिर रोलेक्स के गुंडों की काफ़ी जमकर धुलाई करता है। और इसके बाद एंट्री होती है यूनिवर्स के आयरन मैन यानी विक्रम की, जो कि इंडिया में स्पेशल बैक स्क्वाड के चीफ होते हैं और 100 से भी ज़्यादा मिशंस को अंजाम दे चुके होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उन्हें सम्मानित करने के बजाय इन्हीं की वाट लगाने में जुट जाती है और इस स्पेशल स्क्वाड के सारे मेंबर्स, उनकी फैमिली को भी मरवा देती है। और अपने एजेंट विक्रम के अलावा 3 और एजेंट सर्वाइव कर जाते हैं और अपना संतानम यानी विजय सेतुपति, जो कि अगेन ड्रग का ही बिजनेस करता है, अपना मास्क मैन यानी विक्रम उसकी ही कह के लेता है। और अंत में विक्रम के इस मिशन में अमर यानी फहद फासिल भी शामिल हो जाते हैं, जो पहले विक्रम के अगेंस्ट ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर क्लाइमैक्स में रोलेक्स की एंट्री होती है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले दिल्ली और विक्रम के लिए वो कहता है कि उसे ये बिजनेस एम्पायर खड़ी करने में 27 साल लग गए और जो भी उसे विक्रम या दिल्ली का भेजा ला के देगा उसे वो इनाम देगा। मज़े की बात तो ये होती है कि विक्रम वही खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो कब का मर चुका होता है। 2022 में आई इस फिल्म से लोकेश अपने आइडल कमल हासन को एक ट्रिब्यूट देते हैं और इस फिल्म से कमल हासन का काफ़ी तगड़ा कमबैक भी होता है, जो किसी ने भी नहीं सोचा
बचा होता है। 120 करोड़ की बजट में बनी ये फिल्म 500 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर डालती है। फिर होती है हाइना से दो दो हाथ करने वाले इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लियो की एंट्री। ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल और शातिर कैरेक्टर होता है। दुनिया के लिए पार्थिवन, दुश्मनों के लिए लियो। और पार्थिवन एक तरफ तो चॉकलेट कॉफी बनाता है, दूसरी तरफ तलवार बनाता है। मतलब शुरू से ही मेकर्स हमें उसके दोनों कैरेक्टर्स के बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। पार्थिवन एक मस्त फैमिली मैन की लाइफ जी रहा होता है और कैफे चला रहा होता है, तभी उसका बलि देने वाला बाप यानी संजय दत्त उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाता है। आखिरकार लियो को अपनी असली अवतार में आना ही पड़ता है, लेकिन वो अपने असली अवतार में तभी आता है जब सामने वाले की मौत पक्की हो, फिर चाहे वो उसका बाप हो या फिर चाचा। फिल्म के एंड में लियो को विक्रम का कॉल आता है और रोलेक्स को खत्म करने के लिए लियो से मदद मांगता है। लियो कुछ कहता तो नहीं है, बस हंसता है। और ये फिल्म ऑडियंस को इसी डायनामा में छोड़ के चली जाती है कि लियो एक हीरो है या फिर विलन। देखो, एलसीयू की खास बात ये होती है कि इसकी डिटेलिंग एंड साइड कैरेक्टर्स को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और शायद इसीलिए ही कैथी वाले छुटकू नेपोलियन चाचा हमें फिर से लियो में भी दिखाई देते हैं। और फिर वो आ वाली विक्रम में जो स्कर्ट गर्ल होती है वो भी लियो में भी दिखाई देती है और लियो को प्लेजर इज माइन बोल के चली जाती है। बाकी इन सब बातों के अलावा हमने कुछ पॉइंट्स पर एक वीडियो पहले से ही बना दी है, वो भी डिटेल्ड वीडियो एलसीयू एक्सप्लेन करके, तो उसे भी जाकर देख लेना अगर नहीं देखी हो। फ्यूचर ऑफ एलसीयू की बात करें तो लोकेश कनागराज की सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है चैप्टर 0। अब चैप्टर 0 के पोस्टर में 3 चीजें दिखाई गई है। फर्स्ट 1 शॉट, सेकेंड 2 स्टोरीज एंड 24 आवर्स। इसको लेकर 2 थ्योरी मार्केट में चल रही है। पहली ये कि इस फिल्म को 24 आवर्स में कंटिन्यू शॉट्स में शूट किया गया है, इसके लिए 1 शॉट एंड 24 आवर्स, और ये फिल्म 2 कहानियों को दिखाएगी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कैथी एक रात की कहानी थी, 2 स्टोरीज क्या होती है। तो एक तरफ अपने दिल्ली रोलेक्स का सारा माल जला देता है, तो दूसरी तरफ विक्रम के एंड में अपने कमल हासन भी रोलेक्स का सारा ड्रग्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो भी हो, ये फिल्म एलसीयू का पार्ट होगी, ये तो पक्का होने वाला है। और तो और ये भी कंफर्म्ड है कि ये फिल्म कैथी से पहले की कहानी दिखाएगी। फिर आती है बेंज। रोलेक्स कितना डेंजरस विलन है वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन बेंज को खुद लोकेश कनागराज ने यूनिवर्स का मास्टर कहा है। Welcome to my universe, master. एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि राघव लॉरेंस मछली काट रहे हैं, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है गन और पूरे बॉडी पर ब्लड, जैसे कि ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। जैसे कि लियो के टाइम पर भी लियो एक तरफ तलवार बनाता है तो दूसरी तरफ कॉपी। पहले सीन में मछली को काटना ये दर्शाता है कि वो चुपचाप अपना काम करता है और मौका मिलने पर 100-200 लोगों को गोलियों से भून देता है। बेंज को लेकर वांटेड की लिस्ट निकलती है और उसे डेड और अलाइव पकड़ने की डिमांड होती है। बेंज के जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फैसला आ चुका होता है, मतलब उसने कोई तो बड़ा कांड किया है, लेकिन क्या वो तो अभी तक नहीं पता। लेकिन बेंज राघव लॉरेंस है या फिर कोई और, ये भी एक क्वेश्चन। लेकिन बेंज का हेलमेट पहने लोकेश कनागराज खुद ही आते हैं। एक बात वो कहते हैं कि अ वॉरियर विद अ कॉज, A warrior with a cause. क्या कॉज है। और बाद में राघव लॉरेंस का कैरेक्टर गुस्से में बेंच के पोस्टर पर वो बुचर नाइफ चला देता है, सेम बुचर नाइफ जो रोलेक्स के पास भी होती है। शायद राघव लॉरेंस बेंच ना होके विलन हो और अपने रोलेक्स का साइन जहां बिच्छू होता है, तो इस बार जो ड्रग स्मगलिंग पोर्ट से हो रही होती है वहां पर हमें 2 साफ वाला साइन दिखाया जाता है। और ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपना ड्रग सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पर डॉलर के साइंस वगैरह भी दिखाई देते हैं। और हो सकता है कि हम अब तक रोलेक्स को सबसे बड़ा विलन मानते आ रहे थे, लेकिन कोई उससे भी बड़ा विलन है जो इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल करता है। और बेंज अगर उसकी भी वाट लगा रहा है तो बेंज को इस यूनिवर्स का मास्टर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन बेंज क्या सच में एक हीरो होगा या फिर एक विलन होगा या फिर दोनों ना होकर एक ग्रे कैरेक्टर होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। देखो, ऑफिशियली अब तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन विकिपीडिया ऑलरेडी बेंज को एलसीयू का पार्ट बता चुकी है। और पहली बार एलसीयू की इस फिल्म को लोकेश नहीं बल्कि बक्कैया राज कन्नन डायरेक्ट करेंगे। और इसके अलावा इस यूनिवर्स की एक और फिल्म आएगी, वो है कैथी 2 की अनाउंसमेंट लोकेश कनागराज ने बहुत पहले ही कर दी थी। 2021 में फिल्म के प्रोड्यूसर SR प्रभु ने भी कंफर्म कर दिया था कि इस फिल्म का दूसरा चैप्टर भी जरूर आएगा। लेकिन कैथी 2 हमें आगे की नहीं बल्कि दिल्ली की पहले की कहानी दिखाएगी। मतलब ये फिल्म सीक्वल ना होकर एक प्रीक्वल फिल्म होगी जिसमें दिल्ली के कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस किया जाएगा। और इसलिए विक्रम 2 में अनु का कैरेक्टर भी वापस आता है, जो मरा नहीं होता है बल्कि सिर्फ इंजर्ड होता है। मेकर्स कहती
केती 2 को और भी लार्ज स्केल पर बनाएंगे। इसलिए 2022 में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन लोकेश कनागराज ने कहा था कि पहले हम लियो कंप्लीट करेंगे फिर केती 2 पर काम शुरू करेंगे। उसके बाद रजनी सर की फिल्म कूली का ऑफर मिल गया। अब रजनी सर को कैसे मना कर सकते हैं, इसलिए केती 2 पोस्टपोन होते चली गई। अब अपडेट यही है कि केती 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। कूली के बाद लोकेश केती 2 पर ही काम करने वाले हैं। अगली प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है लियो 2। देखो, इस फिल्म को लेकर लोकेश कनागराज ने खुद कहा था कि इसका टाइटल पार्थिबन होगा, यानी अगेन हमें आगे की नहीं बल्कि लियो से पार्थिबन बनने की पूरी कहानी डिटेल में दिखाई जाएगी। पिछले बार तो बस हमें इतना बताया गया था कि लियो और त्रिशा कृष्णन एक ट्रिप पर मिलते हैं, दोनों प्यार में गिरते हैं, शादी भी हो जाती है। लेकिन अब ये पूरी तरह से थलपति पर डिपेंड करता है। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो लियो 2 नहीं आएगी, अगर हार जाते हैं तो फिर उनका वो ही जानते हैं। इसके बाद आती है विक्रम 2। विक्रम के इनक्रेडिबल सक्सेस के बाद कमल हासन ने एक तगड़ा कमबैक किया था और खुश होकर लोकेश को एक लेक्सस कार भी गिफ्ट की थी और पिंक विला के एक इंटरव्यू में विक्रम 2 के होने की बात भी कही थी। अब देखो, कमल हासन की पहली फिल्म विक्रम 1986 में आई थी, इसलिए इसके अगले पार्ट को लोग विक्रम 3 कह रहे हैं, ना कि विक्रम 2। लेकिन मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि विक्रम रिटर्न होगी। लोकेश कनागराज ने तो यहाँ तक कहा था कि विक्रम रिटर्न दरअसल उनके यूनिवर्स का एंड गेम होगी, इसलिए उसका क्लोजर भी परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आती है रोलेक्स की फिल्म, और अक्टूबर 2024 में ही सूर्या ने ये कन्फेस किया था कि लोकेश उनके पास रोलेक्स की एक अलग ही फिल्म का ऑफर लेकर आए थे और सूर्या ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब बात करते हैं कुछ फैन थ्योरीज की, जो कि एलसीयू के मार्केट में काफ़ी गर्म तरीके से हलचलें पैदा कर रही हैं। अब फैन थ्योरीज तो मार्केट में बहुत घूमती रहती है, जिसमें लियो का फ्लैशबैक सच है कि झूठ है, रोलेक्स हेरोल्ड का बेटा है कि दोस्त है, साइको टीम का कैथी से लिंक कैसे है, ये सब शामिल है। सबसे पहले थ्योरी है कि लियो का फ्लैशबैक फेक है। देखो, असल में कुछ हुआ ऐसा है कि लियो मूवी के सिनेमेटोग्राफर मनोज परमहंसा ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मंसूर अली खान का कैरेक्टर जो लियो का फ्लैशबैक बता रहा है वो फेक भी हो सकता है। देखो, लियो को जो 2 गोलियां लगी थी उसका निशान तो लियो के बॉडी में है ही नहीं। मतलब क्या सच में लियो का सारा फ्लैशबैक झूठ है, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। इसमें जैसे लियो कौन था, कैसा था, क्यों मारा गया और गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े हैं जानने के लिए रिसर्च कर रहा है और एक बंदे से कहानी सुनकर उसे सच मानने जा रहा है। वैसे ही विक्रम में भी कर्णन कौन था, कैसा था, वो क्यों मारा गया, उसके पीछे गुंडे क्यों पड़े थे, सब अमर रिसर्च कर रहा था और एक बंदे से कहानी सुनकर वो उसे सच भी मानने लगता है। लेकिन ना तो विक्रम में वो कहानी सच होती है और ना ही वो कैरेक्टर मरा हुआ होता है, वो बस अपना पहचान बदल कर रह रहा होता है। और इसमें भी हमें वही देखने मिल गया, वो बंदा जो कि बोल रहा है कि लियो को मारा गया है और वो लियो जिंदा है और वो अपनी पहचान बदल कर रह रहा है, तो इसमें वो फ्लैशबैक भी झूठ क्यों नहीं हो सकता? भी इन दिनों में अगर आप एक और चीज़ को भी नोटिस करोगे तो दोनों सेम है। जो हीरो के बारे में कहानी बता रहा है वो हीरो का दोस्त है, और जो हीरो के बारे में रिसर्च कर रहा है वो भी बाद में हीरो का दोस्त बन जाता है या हीरो की टीम में आ जाता है। विक्रम में अमर और लियो में जोशी, इसमें हमें विक्रम का पैरेलल दिखाया जा रहा है। उसमें विक्रम, इसमें लियो, उसमें कर्णन, इसमें पार्थिबन, फिर आगे अमर की जगह जोशी। ऐसा है तो फिर एजेंट टीना की जगह ये एजेंट हाइना है, क्योंकि विक्रम में प्री क्लाइमैक्स पर जब विक्रम के घर पर अटैक होता है तो विक्रम का पोता और उसका बेटे की बीवी को एजेंट टीना बचाती है, और वही लियो में भी लास्ट मोमेंट में लियो का बीवी और बेटी को वो हाइना ही बचाती है। मतलब एजेंट टीना पैरेलल लियो में एजेंट हाइना को दिखाया गया है। हाँ, अब ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि लियो का सारा फ्लैशबैक फेक था। ये हो सकता है क्योंकि फ्लैशबैक में एलिसा भी कहती है कि मुझे मारने के बाद इनमें से किसी को मत छोड़ना, पर लियो तो उन सबको जिंदा छोड़कर आ जाता है। अगर वो कहानी सच होती तो वो उसकी बहन के प्रॉमिस को कैसे भूल सकता था? और इसीलिए हर बात के ऊपर ध्यान दिया जाए तो लगता तो है कि फ्लैशबैक फेक ही होगा, पर फिर भी 100% गारंटी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बातें हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे कि पास्ट में लियो ने उस गोडाउन को उड़ा दिया था, नहीं तो प्रेजेंट में एंटोनी उसे लियो के हाथों वापस चलाने की बातें क्यों करता? तो भाई देखो, लियो का सारा फ्लैशबैक झूठ नहीं है, बस कुछ बातें झूठ निकल सकती है, जैसे कि लियो को गोली लगना या उसे मर गया बताना, या फिर वो पार्थिबन की फोटो को देखकर ये लियो नहीं है बोलना। ऐसे कुछ बातें झूठ हो सकता है, लेकिन पूरा फ्लैशबैक नहीं, क्योंकि उसका प्रूफ हमें प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है। लियो जो फैक्ट्री को जलाता है उसका पेपर जोशी पार्थी को भी दिखाता है कि
देखो उस फैक्ट्री के साथ साथ 40 या 50 लोग भी मर गए थे। अब नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। विक्रम जब लियो को फ़ोन करता है और ये बोलता है कि मैं कौन पता चल गया क्या, जिसके बाद लियो का एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि विक्रम ही लियो को नहीं जानता बल्कि लियो भी विक्रम को पहले से जानता है। पर कैसे? पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि विक्रम जब रोलेक्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो तभी उसे लियो के बारे में भी पता चल गया होगा, क्योंकि पास्ट में लियो भी रोलेक्स की तरह एक बड़ा गैंगस्टर था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि नहीं, पास्ट में जब लियो को गोली लगी तो उसे वहां से विक्रम ने ही बचाया था, इसलिए लियो विक्रम को पहचानता है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब कैसे भी करके विक्रम लियो को जानता है और लियो को उसकी टीम ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है। और अब इसमें दो केसेस हो, पहला ये कि लियो विक्रम को डायरेक्ट मना कर देगा क्योंकि इसे ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाने या समाज सेवा करने का कोई शौक नहीं है, ये सिर्फ अपने परिवार की सोचता है, जो कि सही भी है। वही सेकंड केस ये है कि लियो का बेटा जो कि सिगरेट फूकना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे ड्रग्स भी लेने लगेगा और उसके साथ कुछ कांड होगा तो फिर लियो को विक्रम का टीम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, रोलेक्स के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। और इस थ्योरी को भी देखा जाए तो ये सही भी हो सकती है, पर फिर भी पता नहीं लियो विक्रम को हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि विक्रम लियो के बाद दिल्ली को भी फोन करेगा क्योंकि वो एक टीम बना रहा है और वो तो दिल्ली को लियो से भी ज़्यादा जानता होगा, क्योंकि लियो ने 20 साल पहले टोबैको फैक्ट्री में आग लगा दी थी, उसके बारे में विक्रम जानता है। तो दिल्ली ने तो अभी अभी बड़ा कांड किया है, ऊपर से जिसके साथ मिलकर उसने वो कांड किया है वो बंदा भी अभी उसी के टीम में है। सोचो दिल्ली के बारे में विक्रम कितना जानता होगा, इसकी पूरी जन्म कुंडली होगी उसके पास, तो जब भी जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली को जरूर बुलाएगा। और दिल्ली का भी वही हाल है, वो बेटी को छोड़कर आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो भी विक्रम का टीम ज्वाइन करे। और अब अगर बात करें हेरोल्ड दास और रोलेक्स की, तो इनकी अलग ही लेवल की थ्योरी चल रही है। कोई बोल रहा है रोलेक्स हेरोल्ड का बेटा है, तो कोई बोल रहा है हेरोल्ड रोलेक्स का दोस्त है। बेटा इसलिए क्योंकि एंटोनी का तो थोड़ा बहुत ही सही, पर एक बेटा एक बेटी है। फिर इन दोनों की जब माँ चली गई तो एंटोनी की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकला। एंटोनी के परिवार के बारे में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बताया गया है, पर हेरोल्ड के परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हेरोल्ड का बेटा रोलेक्स ही है, जो कि सही भी हो भी सकता है। पर फिर वो रोलेक्स का डायलॉग याद आ जाता है, वो बोला था 27 साल ये साम्राज्य बनाने में मुझे 27 साल लगे, बाप और दादा कुछ नहीं देके गए। यहाँ रोलेक्स कुछ नहीं देके गए बोल रहा है, मतलब वो शायद इस दुनिया में नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बात तो रोलेक्स लियो से पहले की टाइमलाइन में बोल रहा है, जब हेरोल्ड और एंटोनी भी जिंदा थे। तो इस डायलॉग की वजह से थोड़ा डाउट लग रहा है, नहीं तो ये हो भी सकता है। बाकी अगर देखे दोस्त की थ्योरी तो कुछ फैंस का कहना है हेरोल्ड जब कनाडा पढ़ाई करने गया था तो वहाँ कुछ ड्रग माफिया से मिला था, तो वो वहाँ रोलेक्स से भी मिला था और उससे सीखकर अपने बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन इस थ्योरी में उतना दम नहीं लगता है, क्योंकि हेरोल्ड धतूरे से कुछ सेहत के लिए हानिकारक चीजें बनाता है और रोलेक्स का आइटम अलग कुछ और ही सब्सटेंस से ड्रग्स बनाता था। रोलेक्स को देखो तो वो हेरोल्ड से काफी छोटा भी लगता है, तो वो बाप और बेटे वाली थ्योरी ही इसमें अच्छे से फिट बैठती है। रोलेक्स के बारे में कुछ और थ्योरी भी है, जैसे कोई बोल रहा है कि रोलेक्स लियो का दोस्त होगा, कोई बोल रहा है रोलेक्स एलिसा का बॉयफ्रेंड होगा और कोई बोल रहा है रोलेक्स विक्रम का ही सगा बेटा होगा। मतलब भाई लियो का दोस्त समझ में आता है, 1999 में लियो गैंगस्टर था, तो क्या पता वो दोनों दोस्त भी होंगे। फिर एलिसा का भी समझ में आता है, क्या पता ये दोनों पहले तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड खेल रहे होंगे, लेकिन विक्रम का बेटा नहीं हो सकता। तमिल फिल्म मेकर लोकेश कनागराज का लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रेज और अटेंशन जीत चुका है और आने वाली मूवीज में भी धमाल मचाएगा। नंबर 1, इंटरकनेक्टेड नैरेटिव्स। एलसीयू की खास बात यह है कि अलग अलग मूवीज़ के कैरेक्टर्स एक शेयर्ड यूनिवर्स का हिस्सा होते हैं, कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह। ये अप्रोच ना सिर्फ व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनरिच करती है बल्कि फ्यूचर फिल्म्स और कैरेक्टर आर्क्स के लिए एंटिसिपेशन भी क्रिएट करती है। नंबर 2, कैरेक्टर डेप्थ। लोकेश कनागराज के कैरेक्टर डीपली डेवलप्ड होते हैं, हर प्रोटैगनिस्ट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जो उन्हें रिलेटेबल और इंगेजिंग बनाती है, जैसे कैथी के दिल्ली और लियो के पार्थिबन, जिनकी इमोशनल डेप्थ व्यूअर्स के साथ स्ट्रांगली रिसोनेट करती है। रिलेवेंट थीम्स। एलसीयू मेनली जस्टिस, ड्रग ट्रैफिकिंग
और मोरल जैसे थीम्स पर बेस्ड होता है। इन सोशल इश्यूज को थ्रिलिंग नैरेटिव्स के जरिए एक्सप्लोर करने की वजह से फिल्म्स ऑडियंस से डीपली कनेक्ट करती हैं। लॉ एनफोर्समेंट और क्राइम सिंडिकेट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक रिफ्लेक्शन है उन सोशल कॉन्सर्न्स का जो व्यूअर्स को रिसोनेट करते हैं। नंबर 4, सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस। लोकेश ग्लोबल सिनेमा के इन्फ्लुएंस को अपने यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट करते हैं। लियो में डेविड का रेफरेंस देना ये दिखाता है कैसे वो हाई कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग को लोकल नरेटिव्स के साथ ब्लेंड करते हैं। नंबर 5, हाई प्रोडक्शन वैल्यूज। एलसीयू के इंप्रेसिव विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी की हर जगह तारीफ होती है। लोकेश इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज करते हैं एक्शन सीक्वेंसेस को इनहेंस करने के लिए, जिससे फिल्म्स का एस्थेटिक टिपिकल तमिल एक्शन सिनेमा से ऊपर उठता है। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ टाइटल कार्ड्स। इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टाइटल कार्ड्स व्यूअर्स के एंगेजमेंट और एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं। नंबर 7, फैन एंटिसिपेशन। एलसीयू ने एक डेडिकेटेड फैन बेस कल्टीवेट किया है जो कैरेक्टर बैक स्टोरीज और सीक्वल्स के लिए एक्साइटेड रहता है। कैथी 2 और विक्रम 2 जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के सक्सेस एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है, फ्रेंचाइज के बस को अलाइव रखता है। नंबर 8, क्रॉसओवर पोटेंशियल। ऐसे यूनिवर्स को एस्टेब्लिश करके जहां कैरेक्टर्स एक दूसरे की स्टोरीज में क्रॉसओवर कर सकते हैं, लोकेश ने फ्यूचर नैरेटिव्स के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी हैं, जिससे फैंस स्पेकुलेट और डिस्कस करते रहते हैं कि एलसीयू का अगला स्टेप क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब जो हमने 8 पॉइंट डिस्कस किया है इनसे आप समझ गए होंगे कि एलसीयू काम क्यों करता है, एलसीयू व्हाई वर्क्स एलसीयू। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और सिनेमैटिक स्टाइल में हॉलीवुड का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाता है, जिसे हम आगे के कुछ पॉइंट से समझेंगे। जैसे नंबर 1, शेयर्ड यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। सक्सेसफुल हॉलीवुड फ्रेंचाइज जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड होके लोकेश कनागराज ने तमिल सिनेमा में एक शेयर्ड यूनिवर्स बनाने की सोची। उनका एम इंटरकनेक्टेड नैरेटिव्स को इस्टेब्लिश करना था, जहां कैरेक्टर्स और स्टोरीज एक दूसरे के साथ इंटरवाइन करे, जैसे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स में होता है। नंबर 2, स्क्रीन प्ले स्टाइल। लोकेश अपने स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर्स में हॉलीवुड एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें पेसिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स को फोकस दिया जाता है। उनकी फिल्म्स में मिनिमल डायलॉग्स के साथ इंपैक्टफुल विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है, जो लेट 80s और अर्ली 90s की एक्शन फिल्म्स की याद दिलाती है। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स प्रोटोगनिस्ट। एलसीयू के प्रोटोगनिस्ट फ्लॉलेस हीरोज नहीं होते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर मॉरल एम्बिगिटीज होती है। ये अप्रोच नैरेटिव्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डीप बनाती है। जैसे कैथी के दिल्ली और लियो के लियो जैसे कैरेक्टर्स अपनी स्ट्रगल्स और मोटिवेशंस के जरिए इमोशनल डेप्थ दिखाते हैं। नंबर 4, आइकॉनिक फिल्म्स से इंस्पिरेशन। लोकेश कनागराज ओपनली एडमिट करते हैं कि उन्होंने क्लासिक हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स जैसे डाई हार्ड और रॉकी से इंस्पिरेशन लिया है। ये इंस्पिरेशन उन्हें कैरेक्टर डिज़ाइन और स्टोरी टेलिंग मेथड्स में दिखाई देता है। उनका गोल है कि ऑडियंस को वही इमोशनल रिस्पॉन्स मिले जो इन क्लासिक फिल्म्स में होता है, लेकिन कहानियाँ रिलेटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो। नंबर 5, सिनेमैटिक रेफरेंस। कनागराज अपनी फिल्म्स में विजुअल मोटिव्स और थेमेटिक एलिमेंट्स को हॉलीवुड फिल्म्स से अडेप्ट करते हैं। जैसे लियो के बारे में कहा जाता है कि उसने अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से इंस्पिरेशन ली है, जिससे वो वेस्टर्न नैरेटिव्स को तमिल सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में फिट करते हैं। तो ये थी एलसीयू के फ्यूचर पर एक डिटेल्ड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और किस यूनिवर्स के बारे में वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट कर देना। हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। जय श्री राम।